नमस्कार। एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 11th में साइंस के बायोलॉजी का लेसन नंबर 11 जिसका नाम है जो पौधों में परिवहन, तो इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने इसका पार्ट 3 पढ़ा था। आज इस वीडियो में अपने इसका पार्ट 4 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने क्या देखा, रंध्र हैं वो किस प्रकार से गैसों का परिवहन करते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्या है इसके बारे में पढ़ा। तो जल का ऊपरी भागों तक कैसे परिवहन होता है इसके बारे में पढ़ा। आज अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे 11.4.1 पॉइंट है जिसका नाम है वाष्पोत्सर्जन एवं प्रकाश संश्लेषण एक समझौता। तो वाष्पोत्सर्जन एवं प्रकाश संश्लेषण एक समझौता है कैसे। वाष्पोत्सर्जन में एक से अधिक उद्देश्य निहित होते हैं। मतलब वाष्पोत्सर्जन क्रिया है, इसमें कौन कौन से उद्देश्य प्रमुख होते हैं जो निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले अपने उन उद्देश्यों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है पौधों में अवशोषण एवं परिवहन के लिए वाष्पोत्सर्जन खिंचाव पैदा करना। पौधों में क्या अवशोषण करने के लिए और खाद्य पदार्थों के परिवहन करने के लिए वाष्पोत्सर्जन है, ये क्या करता है, खिंचाव पैदा करता है, जिसके कारण जल की कमी को पूरा किया जा सकता है। फिर सेकंड है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए पानी का संभरण। तो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पानी का परिवहन या इकट्ठा करके रखना। थर्ड इसका उद्देश्य है मृदा से प्राप्त खनिजों का पौधों के सभी अंगों तक परिवहन करना। तो मृदा से जो भी खनिज प्राप्त होते हैं उनको क्या पौधों के सभी अंगों तक परिवहन करने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर है पत्ती के सतह को वाष्पीकरण द्वारा 10 से 15 डिग्री तक ठंडा रखना। तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा ये पत्ती को क्या 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा रखा जा सकता है। फिर है कोशिकाओं को स्फीत रखते हुए पादपों के आकार एवं बनावट को नियंत्रित रखना। कोशिकाओं को स्फीत रखते हुए पादपों का आकार है और बनावट है, ये भी कौन, वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा नियंत्रित रहते हैं। तो ये सभी क्या वाष्पोत्सर्जन है, इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। तो इसके बाद पढ़ते हैं एक सक्रिय प्रकाश संश्लेषण। मतलब जो प्रकाश संश्लेषण है जब एक्टिव होता है तो रक्त पौधों को जल की अत्यंत ही आवश्यकता बनी रहती है। पौधों को क्या जल की अत्यंत आवश्यकता बनी रहती है जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण में उपलब्ध जल सीमाकारी हो सकता है। तो प्रकाश संश्लेषण में जब जल का उपयोग किया जाता है तो वह क्या सीमाकारी हो सकता है, यानी कारक प्रभावित भी कर सकता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन और प्रभावित करता है। वर्षावनों में आर्द्रता इसी चक्र के कारण वातावरण में तथा पुनः मृदा में देखी गई है। वर्षावनों में क्या आर्द्रता है वो इसी जल चक्र के कारण वातावरण में दोबारा देखी गई है। फिर C4 चक्र जिसमें 4 कार्बन वाला पदार्थ बनता है, जिसमें क्या 4 कार्बन वाला ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। तो ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल के निर्माण को जिसे क्या कहते हैं, हेत्सलेक चक्र भी कहा जाता है। तो वह C4 चक्र प्रकाश संश्लेषण तंत्र का क्रम विकास संभवतः कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता को बढ़ाने तथा पानी की क्षति को कम करने की रणनीति के तहत हुआ। C4 पौधे जो क्या हेत्सलेक चक्र होता है C3 की तुलना में C3 वाले, जिसमें क्या कैल्विन बेंसन चक्र होता है, कार्बन को सुस्थिर बनाने में दोगुने सक्षम होते हैं। C4 पौधे होते हैं वो क्या C3 की तुलना में शर्करा बनाने में दोगुने रूप से सहायक होते हैं। C4 पौधे C3 पौधे से समान मात्रा के कार्बन डाइऑक्साइड के यौगीकरण हेतु आधी मात्रा में जल को खोते हैं या कम करते हैं। तो C4 पौधे होते हैं, ये CO2 है उसका यौगिकीकरण करते हैं और जल है इसकी बहुत कम मात्रा का नुकसान करते हैं।
तो ये वाष्पोत्सर्जन है और उसे प्रकाश संश्लेषण, इन दोनों में किस प्रकार से आपस में समझौता है, यानी वाष्पोत्सर्जन क्रिया और प्रकाश संश्लेषण क्रिया आपस में दोनों संबंधित होती हैं। इसके बाद में खनिज पोषक का उद्ग्रहण एवं संचरण। खनिज पोषक है, पादप इनका उद्ग्रहण कैसे करते हैं और संचरण कैसे करते हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। पौधे अपनी कार्बन एवं अधिकतर ऑक्सीजन की आवश्यकता मात्रा वातावरण में उपलब्ध करने वाले कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त करते हैं। हालांकि उनकी शेष पोषण की आवश्यकता हाइड्रोजन हेतु मृदा से प्राप्त जल तथा खनिजों से पूरी होती है। तो खनिज पोषक का उद्ग्रहण एवं संचरण किस प्रकार से होता है पादपों में, वो अवशोषण द्वारा ही किया जाता है। तो ये पॉइंट है, ये कंप्लीट होता है। खनिज पोषक है पादपों में जो स्वयं उत्तक हैं उनके द्वारा ही पहुंचाए जाते हैं विभिन्न भागों तक। इसके बाद में खनिज आयनों का उद्ग्रहण। तो अगला टॉपिक कौन सा है, खनिज आयन्स हैं, इनका उद्ग्रहण कैसे होता है। जल के समान सभी खनिज तत्व जड़ों द्वारा निष्क्रिय विधि से अवशोषित नहीं किए जाते। तो जैसे जल है निष्क्रिय विधि द्वारा 94% तक अवशोषित किया जाता है, उसी प्रकार खनिज तत्व ये निष्क्रिय विधि में अवशोषित नहीं होते। इसके लिए 2 कारक जिम्मेदार होते हैं। वो कारक कौन कौन से हैं, मृदा में अंदर खनिजों का आवेशित रूप में रहना जो कि कोशिका भित्ति को पार नहीं कर सकते हैं, ये है इसका सेकंड। और दूसरा कारक क्या है, जो 2 कारक खनिज के अवशोषण में सहायक होते हैं, उसमें सेकंड कारक कौन सा है, मृदा के अंतर्गत खनिजों की सांद्रता जड़ों के अंदर की सांद्रता से प्रायः कम होती है। इसलिए अधिकतर खनिज जड़ों में बाह्य त्वचा की कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में सक्रिय अवशोषण के द्वारा प्रवेश करते हैं। इसमें एटी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आयन का सक्रिय उद्ग्रहण मूल में जल विभव प्रवणता के लिए अंशतः जिम्मेदार होता है। अतः प्राशरण द्वारा जल के प्रवेश के लिए भी कुछ आयन बाह्य त्वचा कोशिका में निष्क्रिय रूप से भी संचलन करते हैं। मूल रोम कोशिका की झिल्ली में पाए जाने वाले विशिष्ट प्रोटीन आयन को मृदा से सक्रिय पंप द्वारा बाह्य त्वचा की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में भेजती है। सभी कोशिकाओं की भांति अंतः त्वचा में भी कोशिका झिल्ली में कई परिवहन प्रोटीन पाए जाते हैं। तो जिस प्रकार सभी कोशिकाएं होती है उसमें विभिन्न प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, उसी तरह कोशिका की झिल्ली में भी कई परिवहन करने वाले प्रोटीन पाए जाते हैं। वे कुछ विलय को झिल्ली के आर पार जाने देते हैं। तो कोशिका झिल्ली है, उसमें कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कुछ ही विलय पदार्थों को आर पार जाने देते हैं, लेकिन अन्य को नहीं जाने देते। अंतःत्वचा की कोशिकाओं में परिवहन प्रोटीन नियंत्रण बिंदु होते हैं, जहां पौधे विलय की मात्रा एवं प्रकार को जाइलम में पहुंचाते हैं तथा समायोजित करते हैं। ध्यान दें कि मूल अंतःत्वचा में सुबेरित की पट्टी होने के कारण एक दिशा में ही सक्रिय परिवहन करने की क्षमता होती है। तो ये खनिज हैं, उनके अवशोषण का इस तरह से प्रमुख नियम है, जिसमें क्या खनिज हैं वो सक्रिय अवशोषण द्वारा पादपों के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं। निष्क्रिय अवशोषण द्वारा क्या पादपों में जल का परिवहन होता है, लेकिन सक्रिय अवशोषण के द्वारा पादपों में विभिन्न खाद्य पदार्थों का अवशोषण किया जाता है। कुछ कोशिका झिल्ली के भाग होते हैं जो प्रोटीन होते हैं, ये खनिजों को चयन करके विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट है खनिज आयनों का स्थानांतरण। तो खनिज आयनों का स्थानांतरण, तो खनिज आयन है जब इनका क्या अवशोषण कर लिया जाता है तो इनका स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। जब आयन सक्रिय या निष्क्रिय उद्ग्रहण से या फिर दोनों की सम्मिश्रित प्रक्रिया के माध्यम से जाइलम में पहुंच जाते हैं, तब उनका परिवहन पादप तने एवं सभी भागों में वाष्पोत्सर्जन प्रवाह के माध्यम से होता है।
खनिज तत्वों के लिए मुख्य कुंड पौधों की वृद्धि का क्षेत्र होता है, जैसे कि शिखाग्र एवं पार्श्वजोतक, तरुण पत्तियां, विकासशील फूल, फल एवं बीज तथा भंडारण अंग। खनिज आयनों का विसर्जन महीन शिराओं के अंतिम छोर पर कोशिकाओं के विसरण एवं सक्रिय उद्ग्रहण से होता है। खनिज आयनों को जल्दी ही पुनः संगठित विशेष रूप से पुराने जरावस्था वाले भाग में किया जाता है। पुरानी तथा मरती हुई पत्तियां अपने भीतर के खनिजों को नई पत्तियों में निर्यातित कर देती हैं। ठीक उसी प्रकार से पत्तियां पर्णपाती वृक्ष जिनकी पत्तियां झड़ती हैं, झड़ने के पहले अपने खनिज तत्वों कन्या भागों को दे देती हैं। जो पदार्थ प्रायः त्वरित संचारित या संगठित होते हैं वे कौन कौन से हैं? वे हैं फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन तथा पोटेशियम। कुछ तत्व जो संरचनात्मक कारक होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, इन्हें पुनः संगठित नहीं किया जा सकता। जाइलम स्राव का विश्लेषण यह दर्शाता है कि कुछ नाइट्रोजन अकार्बनिक आयनों के रूप में तथा इसका अत्यधिक भाग कार्बनिक अमीनो अम्ल तथा संबंधित कारकों के रूप में ढोए जाते हैं। इसी तरह फास्फोरस एवं सल्फर भी कार्बनिक यौगिकों के रूप में पहुंचाए जाते हैं। इसके अलावा जाइलम एवं फ्लोएम के बीच भी पदार्थों का आदान प्रदान होता है। अतः हम स्पष्ट रूप से अंतर नहीं कर पाते कि जाइलम केवल अकार्बनिक पोषकों का परिवहन करता है तथा फ्लोएम कार्बनिक पदार्थों का, जैसे कि पहले विश्वास किया जाता था। तो इस तरह से खनिज आयन हैं, ये पादपों के विभिन्न भागों तक परिवहन करते हैं और पौधों के विभिन्न भागों तक अपना प्रभाव डालते हैं। तो आज इस वीडियो में अपने खनिज आयनों का स्थानांतरण पढ़ा और प्रकाश संश्लेषण व जो वाष्पोत्सर्जन है इसमें आपस में क्या संबंध होता है उसके बारे में पढ़ा। तो आज आपको इस वीडियो में जितना पढ़ा है इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अपने नोटबुक में नोट करने हैं और उन्हें रिवाइज करना है। नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे फ्लोएम परिवहन है, उद्गम से कुंड की ओर प्रवाह है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।